नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज हिस्ट्री के क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट है, क्या कब कहाँ और कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये क्लास 6 का हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है ये। इसमें हमारा फर्स्ट है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में जो है हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग जो हैं वो क्या खाते थे, लोग जो है वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, तो ये सारी बात हम जान सकते हैं। लोग जो थे किस तरह के घर में रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, यात्रा कैसे करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे, ये सारी बातें हम जो है अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो जानेंगे कैसे भाई, तो जान सकते हैं हम आखेटक से, शिकारी से, पशुपालकों से, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी हम जानकारियां हासिल कर सकते थे। अच्छा, ये आखेटक का मतलब शिकारी हो गया। और जो पुरोहित है, पुरोहित का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो किसी राजा या परिवार या समाज में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ संपन्न कराता हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते थे, पुरोहित कहते थे। एक तरह से ये पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो चलिए उसके बाद है हमारा कि जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो कई लाख साल जो वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और जो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग थे वो आरंभिक काल में कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब हो गया कि जो अपने आसपास के जंगल की भूमि या संपदा से बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित थे और अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की जड़ों, फलों और जंगल की अन्य उत्पादों पर जो है वो निर्भर रहते थे, वहीं से वो संग्रह करते थे, इसलिए हम उसको कुशल संग्राहक कहते हैं। इसके अलावे वे जानवरों का आखेट भी क्या करते थे, आखेट का मतलब हो गया शिकार, तो इसलिए आखेटक का अर्थ हो जाएगा शिकारी। तो लोग जो हैं वो बिल्कुल नर्मदा नदी का तट पर रहते थे। अब हम जानेंगे कुछ नर्मदा नदी के बारे में बातें। जो नर्मदा नदी है वो आपको निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहते हैं हम लोग, नर्मदा नदी को। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और टोटल 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से जो है यह निकलती है, तीनों राज्य से गुजरती है। और यह जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डेट मीन्स भ्रंश घाटी का मतलब हो गया दो पहाड़ों के बीच से। तो दो पहाड़ों के बीच से जो है ये नर्मदा नदी गुजरती है। और ये दो पहाड़ हो जाएंगे आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा आपका विंध्याचल का पर्वत और एक हो जाएगा आपका सतपुरा की पहाड़ी। तो विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी के बीच से गुजरती है, इसलिए कह सकते हैं कि यह जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और गुजरते गुजरते गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर वो गिर जाती है। खंभात की खाड़ी डेट मीन्स अरब सागर में। अच्छा, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी होती है, अर्थात जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है, वह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी का मतलब हो गया कि अपने साथ गाद जमा नहीं करती है, ये डायरेक्ट नदी में गिर जाती है। इसके अलावे जो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, वो भी आपको नर्मदा नदी पर ही है, जबलपुर में स्थित है। इसके अलावे नर्मदा नदी के बारे में कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदी है, जिनमें से तवा, हिरन, शक्कर, दूधी, बंजर, ये इम्पोर्टेंट उसकी आपकी सहायक नदी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावे नर्मदा नदी पर जो है बांध भी बनाए गए हैं, जैसे कि गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध।
ये दोनों जो बांध है सरदार सरोवर और इंदिरा सागर, ये नर्मदा नदी पर ही है। ये तो पहले बता चुके हैं कि बिंद और सतपुरा के बीच से गुजरती है। अच्छा, इसे पुराणों में नर्मदा नदी को रेबा के नाम से जाना जाता है, रेबा के नाम से। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। तो उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया कि जो पाकिस्तान और पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पंचनद के उत्तरी पश्चिम हिस्से में पाकिस्तान तरफ जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। ये पता लग गया मैप में। अच्छा, सुलेमान और किरथर पहाड़ी की बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसी क्षेत्र में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में ही जो है वो आपको क्या स्थित है, तो मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ अर्थात बलूचिस्तान में ही वर्तमान में है। और इस मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि नवीनतम खोजों की बात करेंगे तो नवीनतम साक्ष्यों में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के लहरा देव के संत कबीर नगर जिला से जो है कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। जबकि कृषि और पशुपालन के नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहरा देव से मिले हैं, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला। तो हम जान चुके हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावे अच्छा 8000 वर्ष पूर्व की बात है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उपजाया गया था। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना सीखा। कह सकते हैं कृषि और पशुपालन दोनों। उसके बाद है कि लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पर्वत का पता लगाओ। हाँ भाई, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र असम में, ये गारो है। और ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। यहाँ जो है, यहाँ भी जो है कृषि का विकास हुआ है। और सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया था यही विंध्य प्रदेश के उत्तर में, विंध्य प्रदेश के उत्तर में। अब हम जानेंगे जो आपका ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह जो है उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से बिल्कुल अलग करने का काम करती है। तो कह सकते हैं उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के भौतिक रूपों में विभाजन कौन से पर्वत श्रृंखला करते हैं, तो विंध्य पर्वत करती है। अच्छा, विंध्य पर्वत में ही स्थित है भीमबेटका गुफा। इस भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और सबसे जो ऊंचा बिंदु है विंध्य पर्वत का वो हो जाएगा सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जो आपके कुछ नदी हैं जैसे कि नर्मदा, बेतवा, चंबल, केन, सोन, ये सभी भी विंध्य पहाड़ी से निकलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो मैप है, मैप में जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ कुछ पॉइंट्स, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको बात करेंगे पंजाब प्रांत में 5 नदियां थी, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये पंचनद नदी है, पंजाब की पंचनद नदियां हैं। और ये पांचों नदी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाए कि पंचनद में कौन से नदी शामिल नहीं है, पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है। और पंचनद में नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि पंचनद की सभी नदियां को उत्तर से दक्षिण में सजाएं, तो उत्तर से दक्षिण में आप देख सकते हैं सिंधु है, झेलम है, रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। तो ध्यान रखना है, सॉरी, झेलम, चिनाब,
रावी, ब्यास, सतलज, ये उत्तर से दक्षिण की नदियां हैं। इसके अलावे हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच जो क्षेत्र बनते हैं, जो दलदली भूमि बनती है, उसे दोआब कहते हैं। तो दोआब बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है और दो नदियों के यह बीच का क्षेत्र होता है। तो जो आपका झेलम और चिनाब है उसके बीच झेचना दोआब है, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब है, रावी और ब्यास के बीच बाड़ी दोआब है, और ब्यास और सतलज के बीच जो है वो बिष्ट दोआब स्थित है, बिष्ट दोआब। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नर्मदा नदी है, यहाँ नर्मदा नदी के जस्ट नीचे ताप्ती है और उसके नीचे फिर गोदावरी नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी के बीच के अपवाह क्षेत्र में, बीच के बेसिन में कौन से नदी शामिल है, कौन से नदी स्थित है? तो ताप्ती नदी स्थित है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो याद रखना है, ताप्ती किन दो नदियों के बेसिन के बीच स्थित है? तो सतपुरा और नर्मदा और नर्मदा और गोदावरी के बीच, नर्मदा और गोदावरी के बीच स्थित है। अच्छा, जो आपकी नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुरा के बीच से गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर विंध्याचल और सतपुरा के बीच से गुजरती है। तो उसी तरीके से जो आपका ताप्ती नदी है वो भी आपको गुजरती है भ्रंश घाटी से होकर, अर्थात दो पहाड़ी के बीच से। तो दो पहाड़ी हो जाएंगे कौन से? तो एक हो जाएगा सतपुरा और दूसरा हो जाएगा गोविलगढ़ की पहाड़ी। सतपुरा और गोविलगढ़ की पहाड़ी के बीच से गुजरती है ताप्ती नदी। इस गोविलगढ़ पहाड़ी को अजंता या सतमाला पहाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावे गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। जो आपके तुंगभद्रा नदी यहाँ पर दिख रहा है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, जस्ट नीचे है कावेरी नदी। उत्तर भारत में पवित्रता के आधार पर लोग गंगा नदी का उपयोग करते हैं और दक्षिण भारत में पवित्रता के आधार पर लोग कावेरी नदी के जलों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं, और यह दक्षिण की गंगा है कावेरी नदी, यह सालों भर पानी इसमें जो है रहती है, इसलिए ये दक्षिण भारत की एक अपवाद वाली नदी है। चलिए, उसके बाद ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सेलुलर जेल काला पानी जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। उसमें जो है वर्तमान में 572 द्वीप हैं और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी निकोबार और छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार में बांटते हैं 10 डिग्री चैनल। अच्छा, राधा नगर बीच भी अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो विजयपुरम है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिंधु और सहायक नदी। तो 5 इसके सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हो जाएगा आपका सतलज। चलिए, उसके बाद है कि सहायक नदी। सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल सही है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ये सभी नदी जाकर अंत में सिंधु में मिल जाती है। तो सिंधु की ये सारी क्या हो जाएगी भाई? सहायक नदी हो जाएगी। चलिए, उसके बाद है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, इन्हीं नदियों मतलब सिंधु और सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आपको ध्यान रखना है, सिंधु और सहायक नदियों के आसपास जो नगर बने थे वो 4700 वर्ष पूर्व बने थे, और गंगा और इसके सहायक नदियों के बीच जो नगर का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा और जो सहायक नदी है इसकी सोन, तो सोन नदी के बारे में हम जानते हैं। तो सोन यह भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार में आकर गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल और गोपथ है। रिहंद, उत्तरी कोयल और गोपथ है। ये था आपका
सोन नदी। तो इसी गंगा और सोन नदी के तट पर जो है वो मगध स्थित है, जस्ट गंगा के दक्षिण में स्थित है। यह जो है प्राचीन काल में ये मगध थे और इसे वर्तमान में जो है बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। आगे हमारा कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अच्छा, वो यात्रा क्यों करते थे? तो भाई यात्रा करते थे वो काम की तलाश में, और यदि आपदाएं आ गई तो आपदाओं के कारण भी उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी। उसके अलावे जो सेनाएं होती थी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विजय के लिए उसे भेजा जाता था। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो भी व्यापार करने हेतु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो धार्मिक गुरु हैं वो भी लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए गांव से गांव जो है कस्बे से कस्बे जाया करते थे। कुछ जो है लोग रोचक और नए स्थान खोजने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इस तरह इस कारण से लोग उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो यात्रा करते थे। जबकि पूछा जाए कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? भाई आज लोग यात्रा करते हैं व्यवसाय हेतु, आजीविका हेतु, पर्यटन और मनोरंजन हेतु, शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु, सामाजिक कारणों से भी लोग जो है यात्रा करते हैं। किसी को अपने फैमिली वाले से मिलना है तो उनके फैमिली परिवार यदि दूर में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो सामाजिक कारणों से जो है आज लोग यात्रा करते हैं। अच्छा, सोन नदी से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डेहरी ऑन प्रोजेक्ट और बॉन सागर परियोजना, ये ध्यान रखना आपको। डेहरी ऑन प्रोजेक्ट और बॉन सागर परियोजना ये दोनों सोन नदी पर ही स्थित है। चलिए, उसके बाद है हमारा कि देश के नाम। तो देश के नाम जो है वो वर्तमान में पड़ा है इंडिया या भारत है। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो हाँ भाई, एटलस में ईरान और यूनान का हम आगे देखेंगे कहाँ पर है मैप में। जो वर्तमान में ग्रीस देश है उसे ही यूनान कहा जाता है। ग्रीस देश को ही यूनान कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। और इस नदी सिंधु नदी के पूर्व में, ये सिंधु नदी हो गया, इस सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में रहने वाले जो लोग थे इसे ही, या भूमि प्रदेश है, सिंधु नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा गया। किसके द्वारा? ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। उसके अलावे भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक पुस्तक जो कि 3500 वर्ष पुरानी थी, ऋग्वेद में भी मिलता है भरत नाम का उल्लेख। उसके बाद है हमारा कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो कैसे जानेंगे? तो इनके जो जानने के जो कुछ भी वस्तुएं होगी उन्हें हम स्रोत कहेंगे। तो अतीत के बारे में हमें जहाँ से भी जानकारी मिलेगी वो स्रोत कहलाएगी। अर्थात अतीत को जानने के ढेरों स्रोत हैं, जैसे कि हम अभिलेख से पता कर सकते हैं, शिलालेख से भी पता कर सकते हैं, सिक्के से पता करते हैं, स्मारक भवन, पुरावशेष, साहित्यिक स्रोत, यात्रियों का विवरण। तो इन सारी जो स्रोत है इनसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर है बताइए? जो आपका अभिलेख है, अभिलेख का मतलब हो गया कि किसी भी ठोस परतों पर, ठोस वस्तुओं पर यदि जो है किसी चीज को लिखा गया है तो वही अभिलेख कहलाएगा। जबकि यदि केवल पत्थर पर लिखा गया है तो वो शिलालेख कहलाएगा। तो हो सकता है ठोस चीजों का अर्थ हो गया कि आपका अभिलेख में आ जाएंगे आपके पत्थर, पत्थर हो जाएगा या फिर लोहे हो जाएंगे। मतलब जो कठोर सतह है, कठोर सतह पर यदि लिखा जाए तो वो अभिलेख होगा। जबकि केवल पत्थर पर लिखेंगे तो वो हमारा शिलालेख कहलाएगा। चलिए, उसके बाद है कि अतीत के बारे में जो है जानने के सब स्रोत हो गए।
पुनः हम ये जानेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपि क्या है। तो जो प्राचीन काल के पुस्तक थे जिन्हें हाथ से लिखा जाता था, तो हाथ से लिखी होने के कारण ही इसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में जो है पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक लैटिन शब्द है। मैन्यू का अर्थ होता है कि हाथ से, अर्थात हाथ से निकला हुआ, मतलब हाथ से जब हम किसी चीज को लिखते हैं अतीत के बारे में, तो ये हमारा कहलाता है मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात पांडुलिपि। जो पांडुलिपि होते थे वो प्राचीन काल में तो कागज होता नहीं था, तो वे लोग लिखते थे तार पत्र पर। हिमालय में उगने वाले एक पौधा था भुर्ज, तो भुर्ज का जो पेड़ था उसी पेड़ की छाल पर जो है एक विशेष तरीके से भोजपत्र पर जो है उसको लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पांडुलिपि कहाँ लिखा जाता था? तार पत्रों और भोज पत्रों पर पांडुलिपि। और ये पांडुलिपि जो है प्राय सुरक्षा के लिए मंदिर और विहार में रखे जाते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान, इन सारी विषयों पर चर्चा मिलती थी। इसमें जो है प्रायः संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन जो उस समय आम लोगों की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। अभिलेख जो है, अभिलेखों का अध्ययन आपको ध्यान रखना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी। जो अभिलेख होते थे वो पत्थर अथवा धातु जैसी जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख। इनमें जो है कभी कभी राजाओं के आदेश लिखे जाते थे, या फिर राजाओं के जो कार्य वगैरह होते थे वो उस पे लिखे जाते थे, कार्यों का विवरण होता था। उनके अलावे राजा के जो विजय का उल्लेख होता है, विजय का लेखा जोखा होता था, दूसरे राज्य पर जब युद्ध करते थे, जीतते थे, तो वो भी उसमें जो है अभिलेख में लिखा होता था। पुनः यहाँ साइड में है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बना होता है, और जब हम कुछ बोलते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद है हमारा कि पुरातत्वविद। पुरातत्वविद भाई क्या है? पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों एवं मूर्तियों का अध्ययन वे करते थे, पुरातत्वविद। अच्छा, पुरातत्वविद और इतिहासकार में अंतर बताइए, क्या है अंतर दोनों में? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो बर्तन दिख रहा है, वो बर्तन लगभग जो है वो 4700 वर्ष पूर्व प्रयोग होता था। 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था। और ये जो बर्तन है इस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था, काले रंग से इस पर डिजाइन किया जाता था। इसके अलावा यहाँ बगल में दिख रहा है ताम्र धातु पत्र। ताम्र धातु पत्र ये चांदी का सिक्का है, और इसका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। चलिए, उसके अलावा है कि कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मीट और कुछ धातु की बनी होती थी, और ऐसे कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे ये। खुदाई से ये सारी चीज पता चले हैं। अच्छा, जो पक्की मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी अर्थात हम कह सकते हैं आग में पकी जो मिट्टी होती है उसको टेराकोटा कहते हैं प्राचीन काल में, टेराकोटा। उसके बाद है कि पांडुलिपि और इतिहासकार में क्या अंतर है? किसे कहेंगे इतिहासकार? कौन है मतलब पांडुलिपि? पांडुलिपि तो हम समझ चुके हैं, जो हाथ से अभिलेख लिखे जाते थे वो पांडुलिपि है। बट इतिहासकार और पुरातत्वविद में क्या अंतर है? तो जो इतिहासकार होते थे वो, इतिहासकार का मतलब हो गया जो मुख्य रूप से लिखित दस्तावेज और अभिलेख जैसे कि किताब, पत्र, सरकारी दस्तावेज और पांडुलिपि का अध्ययन करके अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करते थे, उसी को हम लोग इतिहासकार बोलेंगे, हिस्टोरियन बोलेंगे। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट, डेटामेंट, पुरातत्वविद ये कौन होते थे? तो ये जमीन की खुदाई करके जो भौतिक वस्तुएं मिलते थे, जो अवशेष मिलते थे
उनका वैज्ञानिक अध्ययन ये करते थे, तो यही आपके पुरातत्वविद हैं। अच्छा, जो प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग थे, बड़े लोग थे, उनकी जानकारी तो लिखी होती थी, बट आम जनता के जीवन के बारे में हम लोग कैसे जान पाए, आम लोगों के बारे में कैसे जान पाए? तो आम लोगों के बारे में हम जान पाए खुदाई के माध्यम से। जैसे पुराने सिक्के थे, बर्तन थे, औजार थे, उनके जो कंकाल हैं, उनके जो इस तरीके से जो है हम आम जनता के लोगों के बारे में पता कर पाए थे। चलिए, उसके बाद है कि इतिहास एक या अनेक। जो अतीत आपका शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों होता है, लेकिन इस चैप्टर में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ध्यान रखें। उसके अलावा है कि उसके अलावा है आपका चलिए नेक्स्ट है कि जो है अंडमान निकोबार में लोग आज भी जो है भोजन के लिए मछली पकड़ना, शिकारी करना, फल फूल संग्रह करना इत्यादि पर निर्भर रहते थे, लेकिन वर्तमान में अब अन्य क्षेत्रों में इन चीजों में बदलाव देखने को मिला है। वो अब है हमारा कि तिथियों के बारे में पता कैसे करेंगे, तिथियों का क्या मतलब? तो तिथियों के बारे में जो पता है वो हम लोग करते हैं ईसा मसीहा के जन्म के समय से। तो जब ईसा मसीहा का जन्म हुआ तो इनके जन्म के पूर्व के सभी तिथि को ईसा पूर्व कहा गया, ईसा से पहले। और ईसा मसीहा के जन्म के बाद के समय को आपको कहा गया ईसवी। तो ध्यान रखना, ये आपके ईसा मसीहा है, इनके जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा गया और जन्म के बाद के समय को ईसवी कहा गया। ईसवी में एडी आ जाएगा, एनोडोनमी, जबकि ईसा पूर्व में बीसी आ जाएगा, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसको बीसीई भी कहते हैं और इसको हम लोग एडीई भी कहते हैं, ईसवी को ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल है बीसी और एडी का, तो बीसी में आ जाएगा मतलब ईसा पूर्व घटना में आ जाएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की घटना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा 2500 से 1700 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। तो ये ईसा पूर्व की ये सारी घटनाएं हैं। जबकि एनोडोनमी ईसवी की कुछ घटनाओं में शक संवत 78 ईस्वी में चला था राजा कनिष्क के द्वारा। गुप्त संवत 319-20 में चला था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक रहा। उसके बाद तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध क्रमशः 1191 और 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ। तो ये सारे जो है वो ईस्वी की घटना है। चलिए, ये हो गया हमारा तिथि के बारे में जानकारी, ये तो हम जान ही गए। बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। बीपी भी कह सकते हैं इसको, बिफोर प्रजेंट, बिफोर प्रजेंट। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर है कि जो अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश से प्राप्त होती है और यहाँ रहने वाले लगभग 5-4 वर्ष पूर्व राजा रानी की कहानी है। तो यह जो कहानी है मिस्र देश का, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो रोसेटा स्टोन की खोज से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। रोसेटा स्टोन की खोज से, उस पर जो है 3 चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ये प्राचीन काल में चीजों को जानने के लिए जो है ये संकेत का लोग प्रयोग करते थे, ध्यान रखना आपको। और वर्तमान में जो है इस संकेत का अर्थ ये होता है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हमारा मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, वही रोसेटा स्टोन, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों
में है। यही रोसेटा स्टोन की कहानी है भाई। उसके अलावे जो राजा रानी के नाम के एक फ्रेम में जो है दिखाया गया है, इसको कारतूस भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद ये आपका हो गया यहाँ से क्वेश्चन, ये आप मैच करिए, मिलाइए इसका सही क्या हो जाएगा। उसके बाद है पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर बताना है। कुछ तिथि है जैसे कृषि का आरंभ हुआ था 8000 साल पहले, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बना था 4700 साल पहले, गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में नगर का विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान के समय क्या कहलाएंगे, तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व के जो समय थे वहीं से वर्तमान समय शुरुआत हुए थे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। ये था आपका जो था वो टॉपिक था क्लास 6 का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।